नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम फंक्शन चैप्टर के दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ फर्स्ट वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को कैसे पहचाना जाता है, एंड सेकंड वन फाइंडिंग डोमेन, डोमेन को निकालने का तरीका क्या है और कैसे डोमेन निकाला जाता है। ये दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल भी हम आपको कराएंगे समझाने के दौरान। तो आइए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के पहले पार्ट में हम आपको आइडेंटिफिकेशन या अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे कैसे डोमेन निकाला जाता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको ये रूल समझना पड़ेगा कि फंक्शन होता क्या है। व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना है फंक्शन होता क्या, व्हाट इज फंक्शन। तो दोस्तों देखिए, फंक्शन जो होता है ये एक मैपिंग होता है। फंक्शन क्या होता है दोस्तों? एक मैपिंग होता है जो कि एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से वो मैप करता है। जैसे दोस्तों फंक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फंक्शन मशीन की तरीके से काम करती है। जैसे मशीन इनपुट लेती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है, ठीक वैसे ही जो फंक्शन होता है दोस्तों, ये इनपुट लेकर के आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली होता क्या है? फंक्शन एक्ट्स एज अ मैपिंग का काम करता है जो कि इनपुट सेट को आउटपुट सेट से कनेक्ट करता है। तो मान लीजिए हमारा इनपुट सेट है दोस्तों और ये मान लीजिए हमारा आउटपुट सेट है। तो फंक्शन जो है इनपुट सेट के एलिमेंट, जैसे मान लीजिए A1 A2 A3 इसके एलिमेंट है, A4 और इसके एलिमेंट्स मान लीजिए दोस्तों B1 B2 B3 और B4 हैं। तो जो फंक्शन है वो दोस्तों बीच में आता है, दो सेट के बीच में आएगा वो इस तरीके से और लिंकिंग का काम करेगा। जैसे A1 को मान लो B2 से जोड़ दिया, A2 को मान लो B1 से जोड़ दिया, A3 को मान लो B3 से जोड़ दिया और A4 को मान लो B4 से जोड़ दिया। इस तरीके से लिंकिंग का काम करता है दोस्तों फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन मैप्स एलिमेंट्स ऑफ इनपुट टू द एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट। दोस्तों यहाँ पे जो इनपुट सेट होता है इसका एक और नाम होता है, इसको हम कहते हैं प्री इमेज सेट। इसको हम और कहते हैं दोस्तों प्री इमेज सेट। इसको हम प्री इमेज सेट कहते हैं। वहीं पे इसको एक नाम से और जाना जाता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं इमेज सेट। वहीं पे दोस्तों इसका एक और नाम है, इसको हम डोमेन भी कहते हैं दोस्तों। इनपुट सेट को हम एक और नाम से जानते हैं डोमेन। वहीं पे दोस्तों आउटपुट सेट को हम एक और नाम से जानते हैं कोडोमेन। रेंज नहीं कहते दोस्तों, रेंज अलग चीज़ होती है, कोडोमेन। तो इनपुट सेट के एलिमेंट्स को आउटपुट सेट के एलिमेंट्स से कनेक्ट करने का काम करता है फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं दोस्तों? फंक्शन इज अ इनपुट आउटपुट सिस्टम। फंक्शन क्या है दोस्तों? फंक्शन इज अ इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल मशीन के तरीके से काम करता है। जैसे मशीन इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, मशीन को इनपुट आप दोगे तभी वो आपको आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। वैसे ही फंक्शन भी एक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जब आप इसको इनपुट देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। ठीक है दोस्तों, तो रियल लाइफ में फंक्शन को आप कनेक्ट कर सकते हो मशीन से। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मशीन को कुछ भी इनपुट दे दोगे हमेशा वो आपको आउटपुट ही देगा। फंक्शन मशीन को एक पर्टिकुलर इनपुट दोगे तभी वो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट देगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि आटे की जो मशीन होती है, आटे की मशीन को अगर आप कंकड़ पत्थर उसमें डालेंगे और सोचेंगे आपको आटा मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आटे की मशीन में जब आप गेहूँ डालेंगे तभी आपको आटा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मशीन के इनपुट आउटपुट सिस्टम में एक कंडीशन होती है और कंडीशन किस पे लगती है दोस्तों? इनपुट पे। इनपुट पे रिक्वायर्ड कंडीशन, जब रिक्वायर्ड इनपुट देंगे तभी आपको रिक्वायर्ड आउटपुट मिलता है। मशीन की ये कंडीशन होती है। ठीक वैसे ही दोस्तों फंक्शन में भी, फंक्शन ऐसा नहीं है कि एज इनपुट आउटपुट सिस्टम फंक्शन होता है। फंक्शन होने के लिए आपको एक कंडीशन इनपुट सेट पे लगानी होती है और वही कंडीशन आपकी कहलाती है कंडीशन टू बी फंक्शन। तो अब हम दोस्तों देखेंगे कंडीशन टू बी फंक्शन। फंक्शन होने की क्या कंडीशन है? कंडीशन टू बी फंक्शन। तो दोस्तों फंक्शन होने की जो कंडीशन है वो हम आपको बताने चल रहे हैं। फंक्शन होने की जो कंडीशन है वो केवल इनपुट सेट पे लगती है। क्या कंडीशन है? ईच एलिमेंट इन इनपुट सेट
इनपुट सेट मस्ट हैव यूनिक इमेज। हाँ दोस्तों, कंडीशन दोस्तों कंडीशन क्या है फंक्शन होने की? कंडीशन क्या है फंक्शन होने की? दोस्तों एक्चुअली मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरी जो छोटी बिटिया रानी है वो बाथरूम में है, तो वो अपनी मम्मी को आवाज़ दे रही, हो गया हो गया हो गया। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा इसलिए आवाज़ आपको सुनाई पड़ी होगी। हाँ दोस्तों, तो कंडीशन टू बी फंक्शन, ठीक है। फंक्शन होने की क्या कंडीशन है दोस्तों? तो फंक्शन होने की कंडीशन है कि ईच एलिमेंट इन इनपुट सेट, ईच एलिमेंट यहाँ अंडरलाइन करना है दोस्तों आपको। ईच एलिमेंट मतलब हर एलिमेंट्स की बात कर रहा है, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ईच एलिमेंट इन इनपुट सेट मस्ट हैव यूनिक इमेज। मतलब दोस्तों यूनिक इमेज का मतलब इनपुट सेट का एक एलिमेंट्स केवल एक आउटपुट सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। यूनिक कनेक्शन होना चाहिए, मल्टीपल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी को हम आपको बताते हैं कि इसको थोड़ा सा आम भाषा में अगर हम समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो इनपुट सेट है ये मेल का कलेक्शन है और जो आउटपुट सेट है ये फीमेल्स का कलेक्शन है। तो जो कंडीशन लगनी है फंक्शन होने के लिए वो केवल मेल पे लगनी है। और मेल पे क्या कंडीशन लगनी है दोस्तों? मेल पे कंडीशन लगनी है कि किसी भी मेल का अवैध संबंध नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी मेल की घर वाली और बाहर वाली वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक मेल केवल एक कनेक्शन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। और कोई भी मेल अकेला नहीं होना चाहिए, हर मेल का कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी को आप ठेठ भाषा में, आम भाषा में ऐसे याद कर सकते हो। और अगर आप पढ़े लिखे भाषा में, थोड़ा सा अंग्रेजी वाली भाषा में या बुकिस्ट डेफिनेशन को फॉलो करना चाहते हो, किताबी परिभाषा फॉलो करना चाहते हो, तो आप ये याद करो कि ईच एलिमेंट इन डोमेन इन इनपुट सेट मस्ट हैव यूनिक इमेज, ठीक है दोस्तों। तो ये कंडीशन है फंक्शन होने की। तो याद रखिएगा दोस्तों, हर इनपुट, जैसे कि हमने आपको बताया फंक्शन की डेफिनेशन कि इट इज़ अ इनपुट आउटपुट सिस्टम, लेकिन ऐसा नहीं कि हर इनपुट आउटपुट सिस्टम फंक्शन ही होगा। फंक्शन होने के लिए कुछ कंडीशन लागू होती है इनपुट सेट पे, आउटपुट सेट पे कोई कंडीशन है। क्या इनपुट सेट पे कंडीशन है दोस्तों? कि ईच एलिमेंट इन इनपुट सेट मस्ट हैव यूनिक इमेज। अब आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया दोस्तों, सपोज करिए ये हमने एक इनपुट सेट बनाया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसमें 4 5 6। हमने इसको इससे लिंक किया, इसको हमने इससे लिंक किया, इसको हमने इससे लिंक किया। अब बताइए दोस्तों, ये इनपुट आउट सिस्टम जो है ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? सोच के बताइए, फंक्शन होगा कि नहीं होगा? बताइए। तो ये फंक्शन होगा, ठीक है, ये फंक्शन होगा। क्यों फंक्शन होगा? फंक्शन होने की कंडीशन केवल इनपुट सेट पे लगनी है। केवल इस पे देखो, इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और हर एलिमेंट्स का यूनिक इमेज होना चाहिए। इसकी यूनिक इमेज 5 है, इसकी यूनिक इमेज 5 है, इसकी यूनिक इमेज 5 है, ठीक है दोस्तों। तो हर एलिमेंट्स का यूनिक इमेज होना चाहिए, इसलिए ये फंक्शन होगा। अब ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे एक इनपुट सेट मान लीजिए ये हमारे पास दोस्तों 1 2 3 और दूसरा है मान लीजिए 4 5 6। इसका इससे लिंकिंग हुआ, इसका इससे लिंकिंग हुआ। अब बताइए दोस्तों, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनपुट सेट में एक एलिमेंट 3 रह रहा है जिसकी लिंकिंग नहीं हो रही है, जिसकी इमेज नहीं मिल रही है, इसलिए इट विल नॉट बी फंक्शन। चलिए दोस्तों, एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ये हमने एक बना लिया इस तरीके से 1 2 3 है, 4 5 6 है दोस्तों। इसकी इससे लिंकिंग हुई, इसकी लिंकिंग हुई, इसकी इससे लिंकिंग हुई, इसकी इससे। बताइए फंक्शन होगा कि नहीं? तो दोस्तों ये अगेन फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनपुट सेट में एलिमेंट्स 1 की मल्टीपल इमेज मिल रही है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमने कुछ एग्जांपल आपको समझाए कि कैसे आप कंडीशन को चेक करते हो लगा करके फंक्शन होने के। अब आइए दोस्तों कुछ एग्जांपल करते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। कह रहा है लेट्स सेट ए दिस वन एंड सेट बी दिस वन बी टू सेट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसमें कौन सा फंक्शन होगा ए से बी में? ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा फंक्शन होगा ए से बी में? देखो दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अब आइए थोड़ा सा हम आपको कुछ चीज़ें और समझा देते हैं फंक्शन को लेकर के।
देखिए दोस्तों, फंक्शन की एक डेफिनेशन तो हमने आपको बताया कि इट इज़ अ इनपुट आउटपुट सिस्टम। फंक्शन की एक डेफिनेशन हमने आपको क्या बताया अभी अभी दोस्तों, इट इज़ अ इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आम भाषा में समझने लायक डेफिनेशन है, इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब दोस्तों फंक्शन की मैं आपको दूसरी डेफिनेशन बताने चल रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट के टर्म में। तो फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन होती है दोस्तों, इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अंडर certain condition, under certain condition। ये क्या होता है दोस्तों, इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है अंडर सर्टेन कंडीशन। ये जो सर्टेन कंडीशन है, इसी सर्टेन कंडीशन को हम कहते हैं कंडीशन टू बी फंक्शन। कंडीशन टू बी फंक्शन, फंक्शन होने की कंडीशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट का प्रोडक्ट कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे एक सेट मान लीजिए है हमारे पास दोस्तों 1 2, दूसरा सेट मान लीजिए हमारे पास है दोस्तों इसके 2 3 है। तो मैं अगर कहूँ A क्रॉस B क्या होगा, मतलब दो सेट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो 1 2 1 3 2 2 एंड 2 3। यही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है A क्रॉस B। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है A क्रॉस B। एलिमेंट A आएगा फ्रॉम A से और दूसरे में एलिमेंट है फ्रॉम B से। तो ये A क्रॉस B जो है दो सेट का प्रोडक्ट होता है और इसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं दोस्तों। ऑर्डर्ड पेयर में होने का मतलब ये हुआ कि पहला एलिमेंट सेट A से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट B से आएगा। तो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है हमारा क्या दोस्तों, फंक्शन। इसके कुछ ऑर्डर्ड पेयर को लेकर के एक नया सेट जो बनाते हैं, वही नया सेट क्या कहलाता है दोस्तों, फंक्शन कहलाता है। तो देखिए जैसे कि अब हम अगर कहें आपसे तो इसमें फंक्शन आपको कैसे दिखेगा, तो इसका फंक्शन ऐसा डिफाइंड होगा। इससे कुछ ऑर्डर पेयर ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 1 2 ले लिया, 1 2 2 ले लिया सपोज करिए। ये एक हमने नया सेट बना दिया। ये नया सबसेट जो है इस सेट का क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। बस इस पर एक कंडीशन हमने लगाया। क्या कंडीशन लगाया, कंडीशन जो लगाया दोस्तों वो इनपुट सेट पे कंडीशन लगाया है। इनपुट सेट ए पे ए के हर एलिमेंट्स का कनेक्शन होना चाहिए दोस्तों, और ए के हर एलिमेंट्स का यूनिक कनेक्शन होना चाहिए। वो कंडीशन जो भी आपने देखा कंडीशन टू बी फंक्शन, उसी कंडीशन को लगा करके जो ये सबसेट बनेगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से, उसी सबसेट को हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है दोस्तों, ठीक है, वही कंडीशन लगा करके आपको एलिमेंट्स निकालने हैं सबसेट बनाने के लिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों वापस चलते हैं इस क्वेश्चन। कह रहा है ए एक सेट है, बी दूसरा सेट है, बी टू सेट्स, व्हिच आर ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का जो सबसेट है वो कह रहा है कौन सा सबसेट, ए क्रॉस बी का सबसेट। ए क्रॉस बी पूरा बनाया होगा, तो उस ए क्रॉस बी को बना करके उससे कुछ ऑर्डर्ड पेयर को निकाल करके अलग अलग फंक्शन बनाए गए हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी। तो दोस्तों देखिए फंक्शन होने की जो कंडीशन है बस वही आपको लगानी है। देखिए दोस्तों ये सेट ए है आपका 1 2 3 एलिमेंट के साथ, और ये सेट बी है आउटपुट सेट 2 3 4 एलिमेंट्स का। ए टू बी आपको फंक्शन चेक करना है दोस्तों। ठीक है, तो ए अब आपका इनपुट सेट के तरीके से काम करेगा, बी आउटपुट सेट के तरीके से काम करेगा। अब आइए देखते हैं क्या F1 फंक्शन है। तो F1 में क्या है, 1 की 2 से लिंकिंग है, ठीक है, 2 की 3 से लिंकिंग है, ठीक है, और 3 की 4 से लिंकिंग है। हाँ दोस्तों, इसमें हर एलिमेंट्स की इनपुट सेट पे यूनिक लिंकिंग मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं बी फंक्शन क्यों नहीं होगा। तो बी ऐसे ही आप बना लीजिए दोस्तों, बी का कनेक्शन करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 की मल्टीपल लिंकिंग मिल रही है, 1 की 2 से भी लिंकिंग है, 1 की 3 से भी लिंकिंग है ना, इसलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 1 की मल्टीपल लिंकिंग मिल रही है ना दोस्तों, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। 1 की मल्टीपल लिंकिंग नहीं होनी चाहिए, डोमेन या इनपुट सेट में एलिमेंट्स की मल्टीपल लिंकिंग नहीं होनी चाहिए। F3 फंक्शन क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 1 की लिंकिंग मिल रही है, 2 की लिंकिंग मिल रही है, लेकिन 3 इनपुट सेट से 3 की लिंकिंग इसमें गायब है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। F4 फंक्शन क्यों नहीं होगा दोस्तों, 1 की 4 से लिंकिंग मिल रही है, 2 की 4 से लिंकिंग मिल रही है,
3 की 4 से लिंकिंग मिल रही है और 2 की 3 से, देखो 2 की 2 लिंकिंग मिल रही है, 2 4 से भी लिंकिंग कर रहा है और 2 3 से भी लिंकिंग। तो इनपुट सेट का कोई भी एलिमेंट मल्टीपल लिंकिंग नहीं कर सकता है फंक्शन होने के लिए, इसलिए आपका ये फंक्शन नहीं होगा। इसका फाइनली ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको ये नहीं समझ में आ रही बात तो आप F2 ऐसे बना लीजिए सेट। ठीक है दोस्तों, F2 के लिए ऐसे बना लीजिए, ए और बी। ए में एलिमेंट्स यही रहेंगे 1 2 3 और बी में एलिमेंट्स क्या रहेगा दोस्तों 2 3 4। अब इनकी लिंकिंग करा के देखिए, 1 2 से लिंक है, ये देखो 1 3 से लिंक है ना, इससे कर देते हैं 1 2 से लिंक है और उसके बाद 1 3 से भी लिंक कर रहा है। देखो दोस्तों 1 की मल्टीपल लिंकिंग मिल रही है ना, अभी कंडीशन बताया था ना, ईच एलिमेंट इन डोमेन या इनपुट सेट मस्ट हैव यूनिक इमेज, तो इसकी मल्टीपल यूनिक इमेज मिल रही है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। ऐसे आप रिमेनिंग का भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इफ ए इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। आइए दोस्तों करके देखते हैं, ए टू ए फंक्शन चेक करना है। तो ए हमारे पास इस तरीके से दोस्तों क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और बी में हमारे पास एलिमेंट्स क्या है दोस्तों 1 2 3 4। तो अब देखिए आइए इस रूल के अकॉर्डिंग कनेक्शन करते हैं। तो जब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कनेक्शन चेक करना है तो x जब आप 1 डालते हैं तो x1 देखो 1 रखने पे y क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 की 2 से लिंकिंग हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जब आप इसमें 2 डालेंगे, हाँ इसी तरीके से दोस्तों जब आप x की चेक करिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 किससे लिंक कर रहा है, 2 डालेंगे तो y का मान 3 मिलेगा, इसका मतलब 2 3 से लिंक कर रहा है। 3 डालेंगे दोस्तों तो 4 मिलेगा, 3 4 से लिंक, और 4 डालेंगे तो 5 मिलेगा। दोस्तों ये 4 किसी से लिंक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि आउटपुट सेट में 5 है ही नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स की लिंकिंग नहीं मिल रही है। आइए चेक करते हैं दोस्तों F2 फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो फिर से ऐसे ही आप बना लीजिए, इनपुट सेट 1 2 3 4, आउटपुट सेट 1 2 3 4, क्योंकि ए टू ए लिंकिंग करवा रहा है वो। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ से y ग्रेटर देन 4 माइनस x हो जाएगा। तो जरा देखिए x1 डालने पे y क्या मिल रहा है, x1 डालेंगे तो y ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, मतलब 1 उससे लिंक करेगा जो 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा 4, मतलब 1 4 से लिंक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसमें x का मान जब 2 डालेंगे तो y ग्रेटर देन 2 मिलेगा, इसका मतलब 2 से बड़ी वैल्यू उसके साथ लिंक कर रहा है 2, तो 2 से बड़ी वैल्यू 3 भी है 4 भी है, इसका मतलब 2 3 से भी लिंक करेगा दोस्तों, 2 4 से भी लिंक करेगा। तो यहाँ 2 की मल्टीपल इमेज मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से आइए दोस्तों सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन में देखिए क्या है, इस तरीके से हमारे पास है इनपुट सेट, तो इनपुट सेट 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 1 किससे लिंक करेगा, तो x1 डालेंगे तो y लेस देन 1, y लेस देन 1 से 1 लिंक करेगा, तो 1 से छोटा आउटपुट सेट में कुछ है ही नहीं है, तो 1 बेचारा किसी से लिंक नहीं कर पाएगा, इसलिए जब 1 लिंकिंग नहीं कर पाएगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब अपने आप डी हो जाएगा। कंफर्मेशन के लिए आइए डी एक बार चेक करके हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे डी होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सेट बना लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब y इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल रहा है दोस्तों, y इक्वल्स टू यहाँ से मिल रहा है 5 माइनस एक्स, तो x1 डालिए, देखिए y क्या मिल रहा है, x1 डालोगे तो y 4 मिलेगा, तो 1 4 से लिंक कर रहा है। 2 डालेंगे तो y के मान कितना मिलेगा, x2 पुट करेंगे तो y का मान 5 माइनस 2 3 मिलेगा, तो 2 3 से लिंक कर रहा है। 3 डालेंगे x की वैल्यू तो 5 माइनस 3 2, तो y 2 से लिंक कर रहा है, 3 2 से लिंक कर रहा है। और 4 डालेंगे दोस्तों तो y 1 मिलेगा, तो 4 1 से लिंक है। देखा आपने दोस्तों, इस ऑप्शन नंबर डी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी लिंकिंग ना हो रही हो, सबका लिंकिंग मिल रहा है और हर एक की यूनिक लिंकिंग हो रही है, इसलिए ये फंक्शन होगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विच इफ फंक्शन f डिफाइन किया गया इस तरीके से देन fx क्या होगा। अब फंक्शन दे करके ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में पूछ रहा है fx होगा क्या। तो दोस्तों fx को बताने के लिए आइए देखते हैं कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 1 डाला इसमें, ये y की वैल्यूज दिया हुआ ना दोस्तों, ये fx दिया हुआ ना, तो ऑप्शन ए है y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। देखिए 1 डालने पे इसमें 1 मिलना चाहिए, तो 1 डाले 1 मिल रहा है, ठीक है। इस ऑर्डर पेयर को क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, 2 डालने पे 3 मिलना चाहिए, मिल रहा है। 3 डालने पे 5 मिलना चाहिए, मिल रहा है। 4 डालने पे 7 मिलना चाहिए, मिल रहा है। इसका मतलब यही है, वो यही फंक्शन है। बी ऑप्शन फेल कर जाएगा, रख के देख लीजिएगा दोस्तों। बी में y इक्वल्स टू आपको 2x प्लस 1 दिया हुआ है, तो यहाँ x जगह पे 1 डालोगे तो y कितना मिलेगा 3, तो 1 डालने पे 1 मिलना चाहिए था,
x1 लेने पे y1 मिलना चाहिए था, तो x1 लेने पे यहाँ y3 मिल रहा है, इसलिए मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे दोस्तों ये चेक कर लीजिए, ये चेक कर लीजिए, फाइनली आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। अगर ऑप्शन सी को चेक करना चाहते हो तो ऐसे चेक करिएगा दोस्तों, y = x+2 ऑप्शन सी है। तो अब देखो इसमें x1 डालो तो y1 मिलना चाहिए, तो x1 डालो तो y3 मिल रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, जिसमें y = x-2 दिया हुआ दोस्तों, x1 डालोगे तो y1 मिलना चाहिए, x1 डालोगे तो y -1 मिल रहा है, इसलिए डी भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करके चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों फंक्शन का कंप्लीट कंसेप्ट। अब बारी है दोस्तों डोमेन की, फाइंडिंग डोमेन। अब चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 पे। उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो अभी हमने फंक्शन को चेक करने का तरीका बताया दोस्तों, ये आपका एनालिटिकल डेफिनेशन कहलाती है। मतलब इसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर दे करके फंक्शन चेक करना होता है, या आपको फंक्शन दे देता है तो फिर फंक्शन चेक करना होता है। दूसरा जो तरीका है दोस्तों फंक्शन चेक करने का, वो है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ मेथड टू चेक फंक्शन। दोस्तों ग्राफ मेथड से आप फंक्शन कैसे चेक करते हो, तो ग्राफ मेथड से फंक्शन चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, ग्राफ बनाइए। जैसे एक ग्राफ हम सपोज करिए बना लेते हैं दोस्तों, एक ग्राफ ये बनाया और एक ग्राफ ये बनाया। दोस्तों दोनों ग्राफ आपको पता है, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया है। ये आपकी ओरिजिन है दोस्तों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ग्राफिकली अगर फंक्शन चेक करना है दोस्तों, तो उस ग्राफ में वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल खींची गई लाइन ग्राफ को एक बार काटेगी तो वो फंक्शन होगा, एक से अधिक बार काटेगी तो फंक्शन नहीं होगा। देखिए दोस्तों इस ग्राफ में कोई भी लाइन खींच ले वाई के पैरेलल, हमेशा ग्राफ को केवल एक बार काटेगी, इसलिए फंक्शन है। इसमें अगर वाई के पैरेलल लाइन दोस्तों आप खींचते हो तो देखो ग्राफ को 2 बार काट रही है, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे यहाँ यहाँ, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। तो क्या रूल है दोस्तों, y के पैरेलल खींची गई लाइन एक बार काटेगा तो फंक्शन होगा, एक से अधिक बार काटेगा 2, 3, 4, 5 चाहे जितना अधिक बार काटे तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। ये तरीका होता है ग्राफिकली फंक्शन चेक करने का। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने डोमेन वाले कंसेप्ट पे, फाइंडिंग डोमेन। फाइंडिंग डोमेन, अब दोस्तों हम लोग डोमेन निकालने सीखने चल रहे हैं। ठीक है, डोमेन कैसे निकाला जाएगा ये अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों डोमेन निकालने के लिए क्या करना है आपको, डोमेन निकालने के लिए आपको 3 रूल हम बताएंगे यहाँ पे, है ना, 3 रूल्स टू फाइंड डोमेन, फाइंडिंग डोमेन। देखो दोस्तों डोमेन निकालने के केवल 3 रूल आपको पढ़ने हैं, इन्हीं 3 रूल से सारे काम हो जाएंगे आपको एनडीए लेवल में। ठीक है, डोमेन निकालने का जो R1 है वो क्या कहता है, डोमेन निकालने के 3 रूल हैं, R1, R2 और R3। तो पहला रूल ये कहता है कि जब भी क्वेश्चन में अंडर रूट या इवन रूट fx दिखे, fx की पावर 1/2n दिखे, जब भी क्वेश्चन में कहीं पे भी fx की पावर 1/2n दिखे तो उस fx को ग्रेटर देन r = 0 के लिए सॉल्व करना है। ये आपका कहलाता है रूल नंबर 1। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 1। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, इस डोमेन को अगर आपको कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना है तो आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आनी चाहिए। इनइक्वालिटी दोस्तों, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने आपको आना चाहिए। अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, लॉग इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, ये सारे आपको पता होने चाहिए दोस्तों। इसका डिटेल वीडियो हमने चैनल पे डाल रखा है दोस्तों, सॉल्विंग इनइक्वालिटी, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा आपको इनइक्वालिटी दिख जाएगा। तो जो मेरे दोस्त इनइक्वालिटी सॉल्व करना जिनको नहीं आता है वो उस वीडियो को पहले देख लेंगे, फिर आप इस वीडियो को आगे ले चलिएगा, देखिएगा। इनइक्वालिटी आना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो fx पावर 1/2n दिखेगा तो डोमेन ये कहता है fx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, आसान भाषा में जब भी आपको अंडर रूट fx दिखे दोस्तों कहीं पे भी, तो उस fx को ग्रेटर देन r = 0 के लिए सॉल्व करो, ये रूल 1 कहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया दोस्तों, ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, देखते हैं अगर इसमें कोई एग्जाम्पल हो तो वही मैं करा देता हूँ। हाँ, जैसे ये है दोस्तों, ये है क्वेश्चन, कह रहा है डोमेन इसका बताओ क्या है। तो दोस्तों इसका डोमेन बताने के लिए सबसे पहले स्कैनर लगाओ R1 का। क्या R1 इस पे लगेगा दोस्तों? हाँ R1 लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इवन रूट्स आ रहा है। देखो ये इवन रूट्स ही तो है दोस्तों,
9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो क्या कहते हैं R1 कहता है अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी है पूरा का पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करो, मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे इसको लीनियर फैक्टर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट साइड 0 होना चाहिए, ये इनइक्वलिटी का रूल होता है। तो इसको हम तोड़ लेंगे दोस्तों, लीनियर फैक्टर में तोड़ने से पहले इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 कॉमन ले, या चलिए लीनियर फैक्टर पहले तोड़ लेते हैं, जिसको हम लिखेंगे दोस्तों 3 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और 3 प्लस एक्स दूसरे ब्रैकेट में ग्रेटर इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ लिया दोस्तों। अब लीनियर फैक्टर स्टैंडर्ड लीनियर फैक्टर होना चाहिए। तो देखो दोस्तों ये स्टैंडर्ड लीनियर फैक्टर नहीं, इसलिए माइनस कॉमन लेकर के इसको हम ऐसे लिखेंगे x माइनस 3 और ये ऑलरेडी है x प्लस 3। अभी माइनस 1 उधर भेजेंगे तो लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोस्तों नंबर लाइन बनाएंगे, क्योंकि राइट साइड 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड POSLF हो गया, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड लीनियर फैक्टर हो गया। अब नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की लाइन होती है दोस्तों। प्रत्येक लीनियर फैक्टर को बराबर 0 करके यहाँ पे x डालिए तो यहाँ 3 मिलेगा दोस्तों, इसको 0 करके डालेंगे तो माइनस 3 मिलेगा। ऐसे वे भी कर बना लीजिए दोस्तों, राइट साइड प्लस माइनस प्लस कर लीजिए। किसके लिए सॉल्व करना, लेस के लिए सॉल्व करना, निगेटिव जन उठा लीजिए तो माइनस 3 से 3 हो जाएगा, माइनस 3 से 3 ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, लेस के लिए सॉल्व करना था ना, इसलिए माइनस 3 से ऑप्शन C यही इसका डोमेन हो गया दोस्तों। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये है दोस्तों आपका रूल नंबर 1। इसमें केवल एक ही रूल लगा, वो हमने लगा के आंसर फिल्टर कर लिया। कभी कभी क्वेश्चन में एक से अधिक रूल भी लगते हैं, अभी आगे समझेंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं दोस्तों अपने R1 के बाद। हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ठीक है, अब दोस्तों रूल नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद अब आइए समझते हैं रूल नंबर 2, डोमेन निकालने का रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 आपसे ये कहता है कि जब भी क्वेश्चन में 1 अपॉन समथिंग दिखे तो उस समथिंग को नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व करिए, तो आपको कुछ x नॉट इक्वल्स टू x1 x2 x3 डॉट 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 मिलेगा। ठीक है, ये जो x नॉट इक्वल्स टू x1 x2 x3 मिल रहा है, इसी को कैसे लिखोगे दोस्तों, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, इसको ऐसे लिखना है। यही आपका कहलाता है दोस्तों डोमेन। ठीक है, यही आपका कहलाता है डोमेन। ठीक है दोस्तों, फिर समझिए रूल 2 तब लगता है जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल एक्सप्रेशन होता है। पूरे वेरिएबल एक्सप्रेशन को नॉट इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर के पूरे वेरिएबल एक्सप्रेशन को नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व करिए, कुछ आपको x नॉट इक्वल्स टू x1 x2 x3 मिलेगा। लिखो कैसे, ऑल द नंबर एक्सेप्ट x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, अब आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इस रूल नंबर 2 पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब जो कह रहा है दोस्तों इसका डोमेन बताओ क्या होगा। इसका डोमेन बताने के लिए पहले बताओ क्या इस पे R1 लगेगा दोस्तों। R1 नहीं लगेगा डोमेन निकालने का, क्योंकि इसमें अंडर रूट वगैरह कहीं दिख नहीं रहा है। फिर बताओ R2 लगेगा, हाँ R2 लगेगा दोस्तों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हर में वेरिएबल एक्सप्रेशन है। तो कैसे सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व करिए दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, दैट इज x नॉट इक्वल्स टू 1 and 2 आ गया। ये इस तरीके जो है इसको कैसे लिखोगे दोस्तों, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 2। अभी तरीका बताया था ना, यही आपका डोमेन हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया रूल नंबर 2 का एप्लीकेशन। इस पे केवल रूल नंबर 2 लग रहा था, उससे लगा के हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो डिनोमिनेटर जब भी दिखेगा तब आपको R2 लगाना है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 डोमेन निकालने का दोस्तों रूल नंबर 3 कहता है जब भी साइन इनवर्स fx दिखे तो fx को -1 से 1 के बीच में सॉल्व करिए। इसी तरीके से कहता है दोस्तों जब भी cos इनवर्स gx दिखे तो gx को -1 से 1 के बीच में सॉल्व करिए दोस्तों। इसी तरीके से जब भी log fx बेस gx दिखे दोस्तों तो fx ग्रेटर देन 0 और gx ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करिए और gx नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका रूल 3। रूल 3 तब लगेगा दोस्तों जब आपको साइन इनवर्स दिखे, कॉस इनवर्स दिखे या लॉग दिखे, तब आप R3 लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, तब आप R3 लगाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तब आप R3 लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं दोस्तों इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल पे। तो आइए एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन नंबर है, कह रहे हैं लेट fx इक्वल टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखिए दोस्तों R1 लगेगा इस क्वेश्चन पे, नहीं, क्योंकि अंडर रूट नहीं है। R2 लगेगा इस क्वेश्चन में, नहीं,
क्योंकि डिनोमिनेटर वेरिएबल एक्सप्रेशन है। R3 लगेगा, हाँ R3 लगेगा। R3 अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए दोस्तों, ये जो 3x माइनस 1 है ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये कहता है R3। R3 क्या कहते हैं दोस्तों, cos इनवर्स fx का जो fx है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। x को आइसोलेट करिए तो +1 करिए थ्रू आउट दोस्तों। x को आइसोलेट करने के लिए पहले -1 को हटाना पड़ेगा, -1 को हटाने का एक तरीका है +1 +1 +1। यहाँ +1 करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 3x बचेगा, फिर +1 करने पे यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस। अब x को आइसोलेट करने के लिए 3 से डिवाइड करो, यहाँ 3 से डिवाइड, यहाँ 3 से डिवाइड, यहाँ 3 से डिवाइड, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा दोस्तों x, ये हो जाएगा 2/3। इसका मतलब x की वैल्यू 0 से 2/3 के बीच में होना चाहिए। देखो ठीक है दोस्तों, 0 से 2/3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपने R3 समझा। अब दोस्तों अभी तक हमने आपको R1 समझाया, R2 समझाया, डोमेन निकालने का, R3 समझाया, और ये तीनों रूल को एक एक क्वेश्चन में लगा के भी हमने दिखाया आपको। अब कुछ बातें और समझनी है। कभी कभी क्वेश्चन में एक से अधिक रूल लगता है, तो अगर एक से अधिक रूल लगेगा दोस्तों, जैसे R1 R2 लग सकता है, R2 R3 लग सकता है, R1 R3 लग सकता है, या R1 R2 R3 तीनों लग सकता है। तो जब भी एक से अधिक रूल लग रहा है दोस्तों, तो आपको उन रूल्स को लगा के जो सोल्यूशंस अलग अलग आ रहे हैं रूल से, उनका फिर कॉमन लेना होगा। तो वो जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो हमारा फाइनल डोमेन बनेगा। और एक चीज़ दोस्तों, अगर कोई भी रूल नहीं लग रहा है, ना तो R1 लग रहा है, ना तो R2 लग रहा है, ना तो R3 लग रहा है, तो उसका डोमेन हमेशा याद रखना ऑल द रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर कोई भी रूल नहीं लगेगा तो उसका डोमेन क्या होगा, ऑल द रियल नंबर होगा। इफ नो रूल, नो रूल, नो रूल मतलब R1 R2 एंड R3। इफ नो रूल इज एप्लीकेबल, देन डोमेन क्या होगा दोस्तों, डोमेन होगा उसका ऑल द रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा दोस्तों fx = x की पावर 1/3, हमने कहा इसका डोमेन बताओ। दोस्तों इस पे R1 नहीं लगेगा क्योंकि इवन रूट्स नहीं है, R2 नहीं लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं, R3 नहीं लगेगा क्योंकि ना तो साइन इनवर्स है, ना तो लॉग है, ना तो कॉस इनवर्स है, कोई भी रूल नहीं लगा, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल द रियल नंबर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल पे, और जिसमें एक से अधिक रूल लग रहे हैं। अब आइए दोस्तों, जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे ये डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस वन इज व्हाट। अब दोस्तों इसका डोमेन निकालने के लिए इस पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर आपका R1 लग रहा है क्या, R1 लग रहा है इस क्वेश्चन में, नहीं दोस्तों क्योंकि अंडर रूट नहीं है। R2 लगेगा दोस्तों, R2 लगेगा नहीं क्योंकि वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं है डिनोमिनेटर में। R3 लगेगा, हाँ R3 लगेगा दोस्तों, R3 लगेगा लॉग के कारण। तो लॉग का ये जो वैल्यू है दोस्तों, और जो बेस है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बेस ऑलरेडी 2 होने के कारण 0 से बड़ा है, वैल्यू को 0 से बड़ा करिए दोस्तों, दैट इज x/2 ग्रेटर देन r, ग्रेटर देन इक्वलिटी नहीं होता, ग्रेटर देन 0। सॉल्व करेंगे x ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो R3 एक बार और लगेगा साइन इनवर्स के कारण। तो साइन इनवर्स के कारण R3 कैसे लगेगा दोस्तों, तो ये साइन इनवर्स का जो समथिंग है -1 से 1 के बीच में लाई कराइए इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, -1 से 1 के बीच में लाई कराइए साइन इनवर्स का जो समथिंग है। समथिंग क्या है, log बेस 2 x/2। अब देखो दोस्तों यहाँ log इनक्वलिटी लगाए तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो 2 की पावर -1 लेस देन इक्वल्स टू x/2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 2 की पावर 1। दोस्तों ये log इनक्वलिटी का रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, 1/2 लेस देन r इक्वल्स टू x/2 लेस देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब x को आइसोलेट करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमें x को आइसोलेट करने के लिए हमें करना होगा इसको 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो 1 से 4 के बीच में आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 1 से 4 के बीच में आ रहा है, और यहाँ 0 से इन्फिनिटी आया था ना, x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से इन्फिनिटी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दो सोल्यूशन आपको मिल रहे हैं, तो अब इन दोनों का हमें कॉमन लेना पड़ेगा अगर फाइनल डोमेन बताना है। तो एक सिंगल नंबर लाइन बनाइए, इस सोल्यूशन इस पर डालिए 0 से इन्फिनिटी, इस सोल्यूशन को इस पर डालेंगे 0 से इन्फिनिटी हुआ, ये प्लस इन्फिनिटी हुआ दोस्तों, ये माइनस इन्फिनिटी हुआ। फिर इस सोल्यूशन डालिए 1 से 4, देखिए दोस्तों 1 कहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा, तो 1 से 4 आपका ये हो जाएगा। अब आपने देखा कि दो सोल्यूशन डाला तो दो पैरेलल लाइन वाला रीजन ढूंढिए, दो सोल्यूशन डाल रहे हो तो दो पैरेलल लाइन वाला रीजन ढूंढिए। देखिए दोस्तों इस रीजन में एक पैरेलल लाइन है, इस रीजन में एक पैरेलल लाइन है, इस रीजन में एक भी पैरेलल लाइन नहीं थी, इस रीजन में एक पैरेलल लाइन है, इस रीजन में आपको दो पैरेलल लाइन मिल रही है ये और ये, इस रीजन में एक पैरेलल लाइन मिल रही है। तो आपका दो सोल्यूशन डाल रहे हैं तो दो पैरेलल लाइन वाला रीजन कॉमन रीजन बनेगा, दैट इज दिस रीजन इज योर कॉमन रीजन। लिखो कैसे, 1 से 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
ऑप्शन ए इज़ फाइनली करेक्ट वन। इस तरीके से आपको लगाना होता है। ओके दोस्तों, चलते हैं फिर आगे क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों। जैसे कि ये क्वेश्चन है दोस्तों, डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस वन इज व्हाट। कह रहे इसका डोमेन बताओ क्या होगा। अगेन दोस्तों, डोमेन निकालने के लिए इस पे आइए लगाते हैं। सबसे पहले बताइए, R1 लगेगा, इस पे R1 लगेगा क्योंकि अंडर रूट में लॉग, अंडर रूट में एक्सप्रेशन है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए दोस्तों, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। देखो दोस्तों, लॉग का जब भी बेस ना दिया जाए तो इसका बेस ई मान के चलिएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू ई की पावर 0 दैट इज 1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेकर उधर भेजेंगे दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सॉल्व करने का जो तरीका होता है, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालिए दोस्तों, उसको नंबर लाइन पे डालिए। तो आइए इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लेते हैं पहले दोस्तों। इस क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या होगा दोस्तों, तो इस क्वाड्रेटिक का रूट्स इधर चार्ज निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस, ये तो दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, देखिए ना, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो है, ठीक है, लेस दैन इक्वल्स टू 0। बस यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस दैन इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, x बराबर 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, हाँ 0 के बराबर हो सकता है, तो इसलिए 0 बराबर करके x हमने ऑप्टेन किया 1। यहाँ एक सोल्यूशन मिल रहा है 1। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे R2 लगेगा दोस्तों, नहीं लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं है। R3 लगेगा दोस्तों, R3 लगेगा, हाँ R3 लगेगा क्योंकि लॉग दिख रहा है। R3 अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लॉग का जो इनपुट है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बेस इसका ई है, ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है जो कि 0 से ऑलरेडी बड़ी है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ने के लिए x कॉमन ले लिया, 2 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा दोस्तों इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए, तो x हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है, उधर भेजेंगे तो लेस देन 0 हो जाएगा। नंबर लाइन बनाएंगे इस तरीके से, माइनस इनवर्टेड से प्लस इनवर्टेड, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 मिलेगा, इस तरीके से प्लस माइनस प्लस करेंगे, लेस के लिए सॉल्व करना, 0 से 2 आ गया, 0 से 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये अब यहाँ सोल्यूशन 1 मिल रहा है, यहाँ 0 से 2 मिल रहा है, इन दोनों का हमें कॉमन सोल्यूशन चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कॉमन सोल्यूशन बनाएंगे, सिंगल नंबर लाइन बनाया जाता है, माइनस इनवर्टेड से प्लस इनवर्टेड। ये कह रहा है 1 लेना, तो ये केवल एक वैल्यू 1 ले लीजिए, और ये कह रहा है 0 से 2 के बीच में रहना, तो 0 यहाँ 2 यहाँ होगा दोस्तों, 0 से 2 के बीच में रहना। इन दोनों कॉमन केवल 1 होगा दोस्तों। ठीक है, इन दोनों सोल्यूशंस का जो कॉमन होगा केवल x बराबर 1 होगा। अब x बराबर 1 किसी ऑप्शन दिख नहीं रहा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नन ऑफ दीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी डोमेन के बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका डोमेन निकालना है। इसका डोमेन निकालने के लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले R1 लगाते हैं, इस पर R1 लगेगा दोस्तों, R1 लगेगा, हाँ R1 लगेगा क्योंकि अंडर रूट में x प्लस 2 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, दैट इज x ग्रेटर देन माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज माइनस 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, क्या इस पे R2 लगेगा, क्या R2 लगेगा, R2 लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल एक्सप्रेशन दिख रहा है। दोस्तों यहाँ इक्वलिटी के साथ करिए इसको ऐसे, तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, ब्रैकेट का भी आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए, इसको इनइक्वलिटी वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। R2 लगेगा क्योंकि log बेस 10 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, दैट इज 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 10 की पावर 0 1 एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। कैसे लिखोगे दोस्तों, ऑल द नंबर एक्सेप्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, R3 लगेगा, हाँ दोस्तों R3 लगेगा क्योंकि इसमें log आ रहा है, इसलिए 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, log का 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, दैट इज x माइनस 1 लेस देन 0, दैट इज माइनस इनफिनिटी से 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब इनइक्वालिटी के रूल्स में आप सीखोगे, मैं सीधे कर रहा हूँ। इनइक्वालिटी आप पहले देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है इनइक्वालिटी सॉल्व करना, फिर आप इनको वापस देखिएगा। सिंगल नंबर लाइन बनाई क्योंकि इस पर 3 रूल लग रहे हैं, तीनों का कॉमन लेना है। ये कह रहा है -2 से इन्फिनिटी, देखो दोस्तों ये -2 से इन्फिनिटी ये रहा, ये कह रहा है दोस्तों -2 को लेते हुए। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है ऑल द नंबर एक्सेप्ट 0, सारी वैल्यूज लो, 0 को छोड़कर, 0 कहीं यहाँ पे होगा दोस्तों, 0 को नहीं लेना है। ये क्या कह रहा है, माइनस इनफिनिटी से 1 के बीच में रहिए, 1 यहाँ पे होगा दोस्तों कहीं, और माइनस इनफिनिटी से 1 मतलब यहाँ पे होगा। अब आपने 3 सोल्यूशन डाले हैं दोस्तों, तीनों का कॉमन रीजन वो होगा जिसमें 3 पैरेलल लाइन मिल रहे हैं। तो इस रीजन में केवल 2 पैरेलल लाइन मिल रहा है, ये और ये। इस रीजन में आपको 3 पैरेलल लाइन मिल रहे हैं दोस्तों, और इस रीजन में 2 पैरेलल लाइन, तो ये कॉमन रीजन बनेगा। इसको लिखो कैसे दोस्तों, -2 से 1,
-2 को लेती है, 1 को लेना है छोड़ना है, 1 को छोड़ना है ना, 1 कहाँ गया दोस्तों, 1 को छोड़ना है और यूनियन सॉरी एक्सेप्ट क्या होगा दोस्तों, इसमें से 0 निकालना होगा क्योंकि 0 को हमें नहीं लेना है। तो देख लीजिए दोस्तों -2 से 1 एक्सेप्ट 0 ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है, ये उल्टा बड़ा ब्रैकेट जो होता है दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट को बताता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप डोमेन के बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। रूल हमने समझा दिया। हाँ, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, और हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर भी अवेलेबल है। हमारे नंबर पे आप ज़रूर कॉल करिए अगर कोई भी डाउट आता है दोस्तों। हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है दोस्तों 7457041632। हमारे इस नंबर पे आप कॉल करिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो इस वीडियो से रिलेटेड, हम आपको ज़रूर क्लियर करेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।